दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हमारा देश का जो रुपया है डॉलर के सामने गिर रहा है। गिर रहा है मतलब उसकी वैल्यू कम हो रही है। मतलब आज अभी 95 रुपए और 34-35 पैसे देने पे $1 मिलता है। मनमोहन सिंह जी जब थे तब 58 रुपए या 60 रुपए ऐसी कोई रेट थी जब $1 मिलता था। तब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि रुपया नहीं गिर रहा है, ये रुपये की हमारी देश की इज्जत गिर रही है। और ऐसे ही नहीं गिरता है रुपया। मैं शासन में बैठा हूं, मैं जानता हूं कि रुपये की जो है कैसे कौन गिरा रहा है। तो आज उसके मुकाबले लगभग 40 रुपए ज्यादा गिर गया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हमारा रिजर्व बैंक बिल्कुल शांत है, वो कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि रुपया वापस अपना ठीक से जगह पहुंचे। तो सवाल यही है दोस्तों कि रुपया गिर क्यों रहा है। रुपया गिर रहा है या गिराया जा रहा है? क्या ये सिर्फ बाजार की ताकत है या गलत नीतियों का नतीजा है? आज हम नाम लेकर बात करेंगे, कि जिम्मेदारी तय करेंगे और समाधान भी देंगे। तो दोस्तों, सच्चाई ये है कि 2014 में डॉलर 60 रुपए के आसपास था। आज 95 और 34 पैसे हो गया है। यानी लगातार रुपया कमजोर हो रहा है और गिरावट अचानक नहीं है, ये एक ट्रेंड है। 2016 के बाद तेजी से हुआ है। जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी से जो रुपया गिरना शुरू हुआ, वो कोविड में और ज्यादा गिरा। और अभी इस युद्ध के दौरान और ज्यादा गिर रहा है। मतलब हर बार हमने कोई कोशिश नहीं की, हमारे आगेवान लोगों ने या हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब ने। शक्तिदास जी थे उस समय तो खैर, लेकिन वो तो खैर इकोनॉमिस्ट नहीं थे। तो 16 के बाद लगातार गिर रहा है। हम हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल है जब रुपया गिरता है। तो क्योंकि हम आयात पर निर्भर करते हैं, हम सारा मोबाइल, तेल, पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल सारा हम बाहर से खरीदते हैं, विदेश से खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान हम बाहर से खरीदते हैं, विदेश से खरीदते हैं, चीन से और कई खाड़ी देशों से, और उनसे सब चीजें खरीदते हैं। तो इसलिए वो डॉलर में हमको भुगतान करना पड़ता है। तो हम जब रुपया से डॉलर खरीदते हैं तो हमारा रुपया ज्यादा कमजोर होता है। डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया दब गया, और नीतिगत झटके इतने लगे हैं हमारे रुपए को। डिमोनेटाइजेशन से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से। जीएसटी भी एक बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से हमारा रुपया गिरा। अर्थव्यवस्था के अंदर से कमजोर होती है तो मुद्रा भी कमजोर होती है। विदेशी निवेश से पैसा निकालते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ले जाते हैं, क्योंकि वहां ब्याज ज्यादा, जोखिम कम। तेल और युद्ध, रूस यूक्रेन वार जैसे घटनाक्रम से तेल महंगा करते हैं। भारत जैसे आयातक देश पर दबाव बढ़ता है। से सरकार नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमन नीति बनाते, दिशा तय करते। अगर उत्पादन नहीं बढ़ा, निर्यात नहीं बढ़ा, तो रुपया कैसे मजबूत होगा? और निर्यात मतलब हमारा उत्पादन, निर्माण क्षेत्र में तो हमारा पैसा बहुत ज्यादा, हम तो डाउन हो गए और बढ़ा नहीं है। निर्माण क्षेत्र हमारा 17-18% था जीडीपी में, वो अब 12-13% रह गया है। तो हमारा जो उत्पादन क्षेत्र है, निर्माण का क्षेत्र है, वो तो कम हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके गवर्नर शक्तिदास, ये फायर फाइटर हैं। आग बुझाना है इनका काम, आग बुझती हुई लगती नहीं है। लेकिन सवाल, आरबीआई पूरी तरह स्वतंत्र है या फिर मैनेजमेंट कर रहा है? आरबीआई स्वतंत्र कहने को तो है। अभी अभी तो हमारे देश में जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिनको संविधान ने स्वायत्ता दी है कि वो अपने आप
एक यूनिट है वो अपने काम को अपनी तरह से अंजाम दे, सरकार के ऊपर डिपेंड न करे और सरकार उसमें दखल न करे। लेकिन अब कोई संस्था ऐसी नहीं बची है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, कि जिसमें सरकार दखल नहीं कर रही हो। सरकार न्याय प्रणाली में दखल कर रही है, सरकार सीबीआई में दखल कर रही है, सरकार ईडी को तो खैर उन्होंने भाजपा की एजेंसी बना ली है। इनकम टैक्स भी इसी तरह का खेल है। तो मानवाधिकार आयोग और ये सब चीजें उसी तरह से काम कर रही है जैसे कोई एक पार्टी की संस्था हो। डिमोनेटाइजेशन किया था तब कहा था कि भाई काला धन खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद को जो फंडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ये सारे दावे झूठे निकले, एक भी दावा सही नहीं था। 99 पैसा वापस आ गया, 99%। हमारी जो मुद्रा थी, 500 रुपए के नोट और जो हमने 1000 रुपए के नोट बंद किए थे, वो बैंकों में वापस आ गए। यहाँ तक कि बहुत सारे नकली नोट भी आ गए। तो उससे जो है मुद्रा जितनी थी उससे ज्यादा बढ़ गई हमारे यहाँ। और एक कहा गया कि इससे डीमोनेटाइजेशन से डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ, लेकिन प्रिंटेड मुद्रा है वो और बढ़ गई। तो ये ये एक कमाल की बात है कि डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ तब भी मुद्रा बढ़ रही है और पहले से ज्यादा हो गई है। तो ये क्या खेल है? यूपीआई बढ़ा, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ा, लेकिन कैश भी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गया। तो सवाल, अगर इलाज सही था तो बीमारी क्यों बची रही? इलाज था ही नहीं, सही क्या था? पेटीएम जैसी कंपनियां, विदेशी निवेशक, टेक कंपनियां, आपको ध्यान हो तो पेटीएम जब आया तो उसने हमारे प्रधानमंत्री का फोटो लगा करके प्रचार किया कि डिजिटल जो है, डिजिटल मनी जो है यूज करो। और सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ उससे, और चीन हमारा दुश्मन देश है। जब देश लाइन में खड़ा था तब कंपनियां स्कैन करो पे करो से बढ़ रही थी। और इसमें अलीबाबा ग्रुप जो चीन का है, जैसे निवेशक भी जुड़े थे। सेगमेंट अब सिर्फ आलोचना नहीं, समाधान, आत्मनिर्भर उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रक्षा, आयात कम करो। लेकिन दोस्तों, हम आत्मनिर्भर तो नहीं हो रहे हैं, हम आयात पे ही ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। अब तो हमें ईडेबल ऑयल भी बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, दालें भी बाहर से मंगवानी पड़ रही है। और हम अपने आप को ये कहते हैं कि हम हमारी नीति जो है आत्मनिर्भर देश बनने की है। भाई आत्मनिर्भर देश कैसे बनोगे जब आप सब चीजें बाहर से खरीदोगे? आप जब तक यहाँ शोध नहीं करोगे और यहीं पे उत्पादन नहीं करोगे, तब तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आत्मनिर्भरता की एक पहचान ईरान ने बताई है। उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो 49 साल से उनके ऊपर, 45 साल से उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे, आर्थिक सैंक्शंस लगे हुए थे। वो अपना तेल तक नहीं बेच पा रहे थे ठीक ढंग से। उन्होंने जो तैयारी की, जिस तरह से मिला वहां पर चीजें तैयार की। अब ये सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने मिसाइल्स बनाए या ड्रोन्स बनाए और उसी में उन्होंने महारत हासिल की हो। उन्होंने वहां पर साक्षरता दर 98% है। सारी महिलाओं को पढ़ाया, 99% महिलाएं पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी है। और ग्रेजुएट है कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। पीएचडी में बहुत ज्यादा लोग हैं। वहां पे उन्होंने बहुत, मतलब उनका जो सारी जो लीडरशिप है, जो नेता लोग हैं, वो सारे पीएचडी होल्डर हैं। मतलब आप देखो कि क्या उन्होंने जो किया है। उन्होंने अपने देश को 31 डिस्ट्रिक्ट में बांटा, और 31 ही डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट काम कर रही है। जैसे आज अगर मिलिट्री भी है तो उनकी 31 देशों के अलग 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 कमांडर है, अलग उनके पास हथियार है, अलग उनके पास सारी चीजें हैं। और उसके बाद वो अ, अमेरिका जैसी महाशक्ति को ताकत से, मजबूती से लोहा ले रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, उनके सामने खड़े हैं। और हम बातें करते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन हमने आत्मनिर्भरता नहीं। हम तो चीन से, जापान से, इधर अपने अमेरिका से, पता नहीं किस किस से तो सामान खरीद रहे हैं। हम अपना फर्टिलाइजर नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना आयात दालें नहीं पैदा कर पा रहे हैं, हम अपने ईडेबल ऑयल नहीं पैदा कर पा रहे हैं। जो ईडेबल ऑयल, पहले हम आत्मनिर्भर थे, अब हम सोयाबीन और
पाम ऑयल पे डिपेंडेंट हो गए। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, रक्षा आयात कम करो। यहाँ तो और बढ़ रहा है। यहाँ खिलौने हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब वो मोबाइल असेंबल करने का काम को जो है हम अपना प्रोडक्शन उत्पादन मान रहे हैं। तो क्या हो सकता है? अब अगर हम असेंबल करेंगे तो उसके पुर्जे और वो तो सब बाहर से ही बन के आएंगे, तो वो तो आयात ही होगा, आयात बढ़ेगा, कम थोड़ी ना होगा। अब दूसरा है निर्यात बढ़ाओ, छोटे उद्योगों को ताकत दो। यहाँ छोटे उद्योगों को मारने की बात चल रही, खत्म करने की बात चल रही। बड़ा उद्योग, और बड़े उद्योगों में भी मजदूर नहीं, रोजगार नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन और रोबो से काम कराओ। अरे भाई, हमारे यहाँ तो आदमी को काम की जरूरत है, यहाँ रोबो नहीं चाहिए। ये पश्चिमी इंडस्ट्री में रोबो चल सकता है, अमेरिका में चल सकता है, लेकिन हमारा पूंजीपति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, लूट करना चाहता है। तो वो आदमी, इंसान से तो इंसान की कैपेसिटी उतना ही काम करवा सकता है, मशीन की तरह काम नहीं करवा सकता। तो वो मशीन लगा करके काम करवाना पसंद कर रहे हैं और आदमी को भूखा मार रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज जो है, परेशानी ये है। आरबीआई को स्वतंत्र बनाओ। आरबीआई तो गुलाम हो गई है अब, जब चाहे पैसा निकाल लो उसमें से, अपने नाम कर लो। राजनीतिक दबाव से मुक्त करो, प्रोफेशनल निर्णय लेने दो, नीति में स्थिरता, अचानक फैसले नहीं, लंबी रणनीति। ये सब कहाँ संभव है? ये भारत देश में ये सब चीजें संभव नहीं। रुपया सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये देश की ताकत का आईना है। अगर रुपया गिर रहा है तो समझिए अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर। रुपया अपने आप नहीं गिरता, नीतियां उसे गिराती है और संभालती है। अब फैसला आपको करना है, ये प्राकृतिक गिरावट है या नीतिगत कमजोरी है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हैं जो रुपया जिससे गिर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो वित्त मंत्री है, वो संसद में ये बयान देती है कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? रुपया अगर नहीं गिर रहा है तो डॉलर मजबूत कैसे हो रहा है? रुपया गिर रहा है तभी तो डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के मुकाबले। या कोई दूसरी करेंसी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम रुपये और डॉलर के मुकाबले की बात कर रहे हैं। जो 60-65 रुपए था तब आपकी इज्जत गिर रही थी, अब 95-96 पैसे होने वाला है। उस समय आप जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं कि डॉलर मजबूत नहीं हुआ, रुपया रुपया नहीं गिरा, डॉलर मजबूत हो गया। तो ये बहुत ही बकवास बात है। हम इसको ठीक से नहीं, सिरे से खारिज करना चाहिए ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातों को। तो दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।